झारखंड विधानसभा में बीते कल बजट हुआ पेश। बजट से किसानों के कर्ज किए जाएंगे माफ। रोजगार सृजन के लिए भी लगाया जाएगा विशेष प्रावधान। हजारीबाग में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने की बैठक में प्रखंड के सभी राशन डीलर रहे मौजूद। इस दौरान किरोसिन तेल ब्लास्ट पर हुई चर्चा। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना हुई, आम प्रशासन साधे बैठी है चुप्पी। दिन प्रतिदिन हादसे का शिकार होते हैं लोग। और गुमला में एक तरफा प्यार का मामला आया सामने। प्रेमी ने प्रेमिका के परिजनों पर किया हमला, 9 लोगों की हालत गंभीर। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि टोलको थाना के लांची जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सली सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 2 जवान शहीद हो गए हैं, आधा दर्जन जवान घायल हुए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चाईबासा से यह बड़ी खबर, जहां टोलको थाना के लांची जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। टोकलो थाना की यह खबर, जहां पर लांची जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। नक्सली सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 2 जवान बुरी तरह से शहीद हो गए हैं और आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए हैं इस घटना के दौरान। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं चाईबासा से, जहां टोकलो थाना के लांची जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सली सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 2 जवान शहीद हो गए। इस दौरान आधा दर्जन जवान घायल हुए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस बीच ये भी बता दें कि 2 जवान शहीद हो चुके हैं, आधे से ज्यादा दर्जन जवान घायल हो चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन मनोहर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, जिस प्रकार से नक्सली सर्च अभियान चलाया गया, 2 जवान शहीद हो गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, मुझे आपको अपडेट बता दूं कि जिस समय यह सुबह में ब्लास्ट हुआ उस समय जो कुछ देर के बाद है घटना में कई जवान जो है, दर्जनों जवान जो है वो घायल हो गए थे। जो शुरुआती दौर में जो घटना हुआ उस वक्त 2 जवान उस घटना के बाद शहीद हो गए, लेकिन एक जवान जो है वो ज्यादा गंभीर थे। वो जो है कुछ देर के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। वहीं 3 जो जवान थे और ज्यादा उनको गंभीर बताया जा रहा था, जिसे 3 जवान को लेकर जो है वहां से चाईबासा से ये कहें कि हेलीकॉप्टर जो है रांची पहुंच गया। रांची के वेदांता हॉस्पिटल में मेडिका हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। इस दौरान कहें कि सीआरपीएफ के जो कमांडेंट रैंक के जो ऑफिसर थे वो सारे मौजूद थे। सिटी एसपी सौरभ कुमार मौजूद थे। और आपको बता दूं कि जिन 3 जवानों को लाया गया है उनमें से 2 जवान की जो हालत है वो बिल्कुल जो है वो गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिका में एडमिट कराया गया है। तकरीबन यह कहें कि सुबह का मामला है और उस दौरान जो है सर्च ऑपरेशन नक्सलियों के विरुद्ध जो है वो जिला पुलिस और सीआरपीएफ और जगुआर पुलिस जो इनके तत्वाधान में चल रहे थे, संयुक्त रूप से चल रहे थे। और इसी दौरान जो है यह लैंडमाइन जो है वो ब्लास्ट किया है। आपको यह भी बता दें कि जो भी मृत है, जो भी शहीद हुए हैं 3 जवान, वो जगुआर के थे और झारखंड के ही निवासी अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। जी पूजा जी, ऐसे में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, जो सूचनाएं वहाँ पर वहाँ के एसपी ने बताया कि जैसे ही लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है तो सभी जो भी सुरक्षा बल थे वो अनबैलेंस हो गए, सभी ने अपना बैलेंस खो दिया, जिसके बाद जो नक्सली जो है वो अंधाधुंध जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। और जब तक जो सुरक्षा बल थे झारखंड पुलिस के या सीआरपीएफ के जवान जो थे वो संभलते, तब तक संभलते के साथ इन्होंने जवाबी हमला किया। उसके बाद नक्सली जो है घनघोर जंगल का फायदा उठाकर जंगल में भागने में सफल रहे। लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि इस तरीके से ताबड़तोड़ जो सुरक्षा बलों की सर्च अभियान जारी है नक्सलियों के विरुद्ध, तो संभवतः यह दिखाया जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो है एक झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त रूप से इस सर्च अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगने की जो सूचना है वह सामने आ सकती है। जी पूजा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में क्या कुछ पेश किया जा रहा है आपको दिखाते हैं। के कारण इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा कार्यकारी व्यवस्था के तहत ये कार्यरत है। इनका 5 वर्षों तक का मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ और 15वीं वित्त आयोग के तहत इन्हें प्रदत्त योजनाओं की राशि का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने के कारण व्यय नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने, इनके बकाया मानदेय का भुगतान करने एवं 15वीं वित्त आयोग की राशि का व्यय हेतु सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुआ जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला के कोल्हान पुराहाट जो विशेष क्षेत्र है विल्किंसन रूल का, उसमें राजस्व लगान वसूली हुकूकनामा के प्रावधान उल्लेखित प्रावधान के अनुसार करने की मांग आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के गेतेलसूर डैम का तटबंध अति जर्जर स्थिति में है। कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है। उक्त तटबंध घनी आबादी को जोड़ता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उक्त डैम के तटबंध को अतिशीघ्र मरम्मती एवं सुदृढ़ीकरण किया जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ नेटवर्क मिलता ही नहीं है। नतीजतन राशन उठाने हैं तो ग्रामीण पीडीएस दुकानदार को लेकर भूखे प्यास से सप्ताह भर नेटवर्क की तलाश में पहाड़ियों पर भटकते रहते हैं। फलस्वरूप नेटवर्क नहीं मिलने के कारण आमजन अंगूठे का निशान नहीं लगा पाते हैं तथा हताश होकर शाम को बगैर राशन लिए घर चले जाते हैं। बावजूद इसके राशन उठाने के क्रम में ग्रामीण रोजी रोटी हेतु सप्ताह भर कमाई नहीं कर पाते हैं। अतः सिमडेगा जिला में जब तक नेटवर्क पूर्वतः बहाल नहीं हो जाता तब तक पूर्व की भांति ऑफलाइन राशन वितरण की व्यवस्था करने की पुरजोर मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। महोदय, पहले मेरा एक सूचना है महोदय, ले लीजिएगा सूचना, उसके बाद में पहले शून्य काल पढ़िए। एक सूचना उसके बाद पहले शून्य काल पढ़िए। कंक्लूड कर दूंगा थोड़ा 2 मिनट में महोदय, इसमें अर्जेंट है महोदय। अभी शून्य काल चल रहा है। माननीय सदस्य बंधुदा का एक क्वेश्चन था महोदय। माननीय सदस्य शून्य काल पढ़िए ना, शून्य काल पढ़िए महोदय। 2 सेकंड महोदय, 2 सेकंड। बंधुदा का पढ़िए माननीय सदस्य, शून्य काल पढ़िए। ठीक है महोदय। शून्य काल पढ़िए। जामताड़ा जिला अंतर्गत महिजाम में एक बड़ा डेयरी प्लांट खोलने की मांग मैं सरकार से करता हूं महोदय। महिजाम जो है दूध उत्पादन का हब रहा है और पूर्व सरकार में काफी भेदभाव और पक्षपात मेरे साथ किया गया है। अब हमारी सरकार है यहाँ पर और डायनेमिक मुख्यमंत्री जी भी है, बादल जी भी है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसी वित्त वर्ष में महिजाम में एक मेगा प्लांट डेयरी मिल खोलने की मांग मैं सदन से करता हूं महोदय। एक बात और महोदय, अभी बंधुदा बता रहे थे महोदय, छात्रवृत्ति का क्वेश्चन मेरा भी था और महोदय मैं देख रहा हूं जब से चुनाव जीतने के बाद महोदय, गरीब तबके के बच्चे जो माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल रहा है महोदय। मान्य साहब जो क्वेश्चन बंधुदा ने किया, मेरा भी क्वेश्चन सेम था, इतना गंभीर क्वेश्चन महोदय हो गया, उसके बाद ये हो गया। माननीय सदस्य कोचे मुंडा जी। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के रेस्तरां, 5 स्टार होटलों, मैरिज हॉल से लेकर खेला खोमचा में कुल्हड़ और सखुआ के पत्तल की उपयोगिता अनिवार्य करने से झारखंडी जनता जो गांव में जंगल जमीन से जुड़ी हुई है उन्हें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जोड़कर रोजगार के साधन मुहैया कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जनहित में कुल्हड़ और सखुआ के पत्तल की उपयोगिता अनिवार्य करने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, स्कूली एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक रहित विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ पूर्व की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। 2017-18 के बाद और गैर सरकारी सहायता प्राप्त
अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय में दिए जाने वाले किट, पोशाक, विद्यालय विकास की राशि पर भेदभाव कर रोक लगा दी गई है। अतः मैं अल्पसंख्यक रहित विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली सारी सुविधाएं, किट, पोशाक एवं विद्यालय विकास की राशि अविलंब देने की मैं मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री और इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, कल बजट पेश किया गया है, 91,277 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। क्या कुछ खास जनता के लिए रहा है इस बजट में? और आज 5वां दिन है बजट सत्र का। बजट कल पेश किया जा चुका है। 91,277 करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। माननीय सदस्य नारायण दास जी, चलिए अब मैं ध्यान आकर्षण की सूचना देता हूं। सर मेरा भी था, हो गया 25 हो गया। 25 के बाद नहीं सर, और लोग तो नहीं किए ना। नहीं ठीक है 25 हो गया। 25 अगले बार ले लेंगे आप लोग, अगले बार जी, अगले बार ले लेंगे। सर हमरा भी दिया जाए। श्री ग्लेन जोसेफ गलस्टीन साहब। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, कल हेमंत सरकार ने अपना 91,277 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया था। क्या कुछ खास रहा झारखंड की जनता के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे कल जो झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जो आंकड़ा आपने बताया कि 91,277 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट कहीं न कहीं सरकार ने पेश किया है। और पिछले साल के मुकाबले ये बड़ा बजट है, यानी 86,000 करोड़ का बजट लगभग पिछले वित्त वर्ष का था। और इस वित्त वर्ष में बढ़ोतरी जरूर की गई है। एक तरफ सरकार चूंकि लगातार कहती रही कि खजाना खाली है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोशिश जरूर की है। हालांकि सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि जो टैक्सेस कलेक्शन की बात कही थी, जो वाणिज्य कर जुटे आना है, वो तकरीबन 75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य सरकार के वाणिज्य कर से आएगा। तो अब उसमें सवाल ये उठता है कि जो ये राशि है 75,000 करोड़ रुपए की, क्या इस टारगेट को राज्य सरकार अचीव कर पाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछला वित्त वर्ष था 2020-21 का, उस वित्त वर्ष में केवल 40% में टैक्स के कलेक्शन हो पाए। हालांकि सरकार इसके पीछे का जो कॉज है वो देती रही है कि एक पेंडेमिक था, कोरोना काल का एक पेंडेमिक था, और इसी वजह से जो है टैक्सेस कलेक्शन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार हम टारगेट को अचीव करेंगे। दो चार मोटी बातें जो इस बजट में अच्छा लगा देखने को मिला कि गांव ग्रामीणों की बात जो है इस बजट में की गई है। हरित ग्राम की अगर बात करें, इसके अलावा जो है जो गुरुजी किचन 5 रुपए में जो है पूरे राज्य में भोजन की व्यवस्था कराने की बात कही गई है। इंटरनेट को लेकर के फाइबर ऑप्टिकल से जो है इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, जो हाई स्पीड उसको मिले। खैर ये तो आधारभूत है। शिक्षा की अगर बात करें, किसान, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चूंकि किसी भी राज्य के आधारभूत तत्व होते हैं और इन आधारभूत तत्वों पर काम करने की आवश्यकता है राज्य सरकार को। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो आधारभूत संरचना है, उसके निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को तकरीबन 1,61 लाख जो है, माफ कीजिएगा, 1,618 करोड़ जो है वो पंचायत समिति को जो है सीधे राशि दिया जाएगा। उसमें जो खर्च होना है समिति को 304 करोड़ और जिला परिषद को 202 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि 2125 करोड़ रुपए जो है जो पंचायतों को, यानी ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। उसमें क्या था कि पहले मुखिया को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब चूंकि ग्राम पंचायत को जाएगा तो उससे जुड़े हुए जो चीजें हैं वो तमाम लोगों को जो है उसका लाभ सीधे जो है लोगों तक पहुंचेगा। तो देखिए, बजट में जो राशि का प्रावधान किया गया और जिन चीजों की बात कही गई, जहां तक बोल रहे कि गांव, वो लगातार सरकार कह रही कि गांव और ये गुर्गों और गरीबों की सरकार है, तो इस बात को
पूरे बजट में जो है दिखाने की कोशिश तो जरूर की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे बजट में जो है 17,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है जो कलेक्शन है यानी कर यानी केंद्र सरकार के साथ जो है वो दिखाया गया है। जी, जिस प्रकार से देख सकते हैं नवीन हम कि व्यापारी और किसानों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर बैंक ऑफ कॉमर्स फार्मर्स के लिए भी एक ऐसा गठन किया गया है, क्योंकि 75% जो है आबादी वो किसानों की है। ऐसे में अभी किसान का मुद्दा भी जो है वो ज्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में किसानों के लिए जनता की तरफ से क्या कुछ खास है? देखिए किसानों का जो कर्ज माफी योजना थी पिछले वित्त वर्ष में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस बार 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कुल मिलाकर 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है सरकार ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि 3,200 करोड़ रुपए से क्या राज्य के तमाम जो किसान हैं उनका लोन माफ हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। सरकार बोल रही है कि हम आगे चल करके इस बजट को बढ़ाएंगे। खैर, इसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि आपने कहा चैम्बर ऑफ फार्मर्स की जो व्यवस्था की गई है, यानी ये जिस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है व्यापारियों का, उसी तर्ज पर चैम्बर ऑफ फार्मर्स की व्यवस्था झारखंड पहला राज्य है जो करने जा रही है। अब इसके तहत जो किसान होंगे वो फसल के हिसाब से एमएसपी तय करके और सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट दे देंगे। इसके अलावा फसल का जो रेट वगैरह तय होता है वो चैम्बर ऑफ फार्मर्स में आराम से तय हो सकता है। किसानों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा। यानी कुल मिलाकर के ये हो सकता है जो औने पौने दाम में किसानों के फसल खरीद लिए जाते थे उन फसलों को अब कम से कम ये चैम्बर ऑफ फार्मर्स के जरिए जो है एक माकूल जो कह सकते हैं रकम, एक उचित रकम तो वो देने की जो है कोशिश चैम्बर ऑफ फार्मर्स के जरिए है। तो सरकार ने कोशिश जरूर की है। देखिए अगर और इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें, मजदूरों के लिए बात करें तो मजदूरों के पुनर्वास के लिए भी 10 लाख रुपए के जो है कॉपर्स फंड का गठन किया गया है। यानी जो बधुआ मजदूर, झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, पलामू, गोड्डा जैसे तमाम कुछ जिले हैं जहां पर बधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी। हालांकि अभी सरकार के पास उसका कोई डेटा नहीं है कि उस संख्या बल कितना है, लेकिन अब चूंकि पहले और अभी में अंतर है, लेकिन कुछ आज भी जो लोग प्रभावित है उसके लिए अलग से इस फंड की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में 10 लाख रुपए के कॉपर्स फंड का गठन किया गया है जिसमें उन मजदूरों की पुनर्वास की। जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ी राहत देने की बात कही गई है, ऋण माफी की सबसे बड़ी बात कही गई है। अब देखना यही होगा कि आगे चलकर सरकार अपने इस बात पर अटल रहता है या नहीं, और जो किसान है उनकी ऋण माफी को माफ किया जाता है या नहीं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी में अब सौरभ गांगुली शामिल होने जा रहे हैं। ये क्रिकेटर सौरभ गांगुली अब बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, 7 मार्च की पीएम मोदी की रैली में थामेंगे बीजेपी का दामन। मोदी के मंच पर होगी औपचारिक घोषणा। बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और अब बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है सौरभ गांगुली। 7 मार्च की पीएम मोदी की रैली में थामेंगे बीजेपी का दामन। मोदी के मंच पर होगी औपचारिक घोषणा, यानी कि 7 मार्च को मंच पर औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थामेंगे 7 मार्च को। पीएम मोदी की रैली में ये दामन थामेंगे वो, और बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, बीजेपी में शामिल होंगे सौरभ गांगुली। 7 मार्च पीएम मोदी की रैली में थामेंगे बीजेपी का दामन। मोदी के मंच पर होगी औपचारिक घोषणा। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए बिहार झारखंड से हमारे संपादक दीपक ओझा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, अब सौरभ गांगुली जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स ने
बीजेपी का दामन थामा है और हाल ही में अशोक डिंडा ने भी बीजेपी का दामन थामा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा कि कई क्रिकेटरों ने पहले भी बीजेपी का दामन थामा है और वो चुनाव जीते भी हैं और आज सांसद भी हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी हर काम दंड भेद लगाना चाहती है जिससे कि वो अपने आप को मजबूत कर सके टीएमसी के सामने। तो आज ये एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी को उन्होंने ग्रैब किया है और 7 तारीख को जब पीएम का रैली होना है पश्चिम बंगाल में, उस रैली के मंच पर सौरभ गांगुली को औपचारिक सदस्यता भी दिलाई जाएगी और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये जो सिनेरियो दिख रहा है पूजा जी, एक एक करके टीएमसी का कुनबा भी धराशायी होकर के बीजेपी में आ रहा है और जो वहां के दिग्गज हैं जिनसे वोट बैंक प्रभावित हो सकता है उनको बीजेपी प्रभावित करके अपने में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। इसमें एक ये मजबूत कड़ी जुड़ रहा है सौरभ गांगुली के रूप में, और सौरभ गांगुली किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो एक नामचीन चेहरा है और उनका प्रभाव है पूरे पश्चिम बंगाल में, न कि कोलकाता में। तो ये जब 7 तारीख को औपचारिक रूप से जुड़ जाएंगे बीजेपी में, तो बीजेपी कहीं और मजबूत दिखेगी पश्चिम बंगाल में पूजा जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दीपक जी हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है वो खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और मतदाताओं को अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि सौरभ गांगुली जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध क्रिकेटर है और उनके काफी सारे फैंस हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये बीजेपी का दामन थामा जा रहा है। बिल्कुल पूजा, क्योंकि ये बीजेपी का सुपर फिक्सर है पश्चिम बंगाल के लिए कि उन्होंने सौरभ गांगुली को अपने में शामिल कराने के लिए राजी कर दिया गया है। वो अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं न कहीं पूरे देश में उनका प्रभाव है और पश्चिम बंगाल के वो बासिंदा हैं, उनकी पैदाइश वहीं की है, वहीं पे उनके पिताजी एक नामचीन व्यवसायी भी हैं, उनकी माँ भी काफी प्रचलित, जो रूपा गांगुली थी वो भी काफी प्रचलित है, तो उनके पूरा परिवार का वहाँ प्रभाव है, तो उनका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे दीपक जी आपसे, जिस प्रकार से आपने बताया कि 7 मार्च को पीएम मोदी के रैली में वो दामन थामेंगे बीजेपी का, ऐसे में सौरभ गांगुली की तरफ से क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आ रही है या फिर विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? ये सूत्रों के हवाले से खबर है पूजा, अभी तक बीजेपी की तरफ से या फिर सौरभ गांगुली की तरफ से किसी तरह प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है और सामान्य की टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है सौरभ गांगुली से संपर्क साधने की। जब कुछ बात होती है तो हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन सौरभ गांगुली ने जो कम शब्दों में कहा है लोगों के बीच कि वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, जो फैसला होगा आने वाले समय में सबको पता चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे शेखपुरा की, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। बता दें कि कुछ इसी तरह से सड़क हादसे का शिकार एक छात्रा हुई है। हादसे का शिकार हुई गायत्री कुमारी रौनी गांव के सुधीर महतो की बेटी बताई जा रही है। वो सुबह पढ़ने के लिए शेखपुरा बाजार कोचिंग आई हुई थी कि अचानक शेखपुरा सदर थाना के पास मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं उसकी साथी दूसरी छात्रा निशा कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल निशा कुमारी खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि दूसरी घटना शेखपुरा जिला क्षेत्र अंतर्गत अरियरी थाना के रंका गांव निवासी 28 वर्षीय तुलसी रविदास की बताई जा रही है। मृतक के भाई शिव रविदास ने बताया कि सुरेंद्र यादव के साथ बालू गिराने के लिए शेखपुरा गया था। रात 9 बजे पता चला कि ट्रैक्टर से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई इसकी। यह घटना शेखपुरा कच्ची रोड में घटी। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में लाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये 2 घटनाएं अलग अलग शेखपुरा की आपको बताई, जहां एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और जहां दूसरी तरफ एक व्यक्ति घटना का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही। कहाँ क्या पूरा क्यों लग गया? अब कौची ले गया, गाड़ी लोड था, बालू कौची था, ले गया था। सुलंदर कहाँ का है? पतरेता का। किसी प्रकार का कोई दुश्मनी या मारपीट किया, कुछ किसी पर आरोप है? ना, तो उसकी तो बता देंगे। क्या किसी से दुश्मनी, पुराना विवाद कुछ था? ना।
और वहां गुमला में एक तरफ प्यार में विवाद की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के परिजनों को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। घटना में प्रेमिका सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 अन्य की स्थिति नाजुक है। इन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। ये मामला सदर थाना क्षेत्र चंडाली गांव के पुलिस लाइन के समीप का है। जानकारी के अनुसार प्रेमी नरेंद्र केरकेट्टा सीआरपीएफ का जवान है, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में पदस्थापित है। हालांकि युवक विवाहित है, मगर गुमला में एक लड़की से पिछले 4 सालों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। रुबीना के परिजनों ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान द्वारा एक तरफा प्यार किया जा रहा है और रुबीना कुमारी से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग में प्रेमी सीआरपीएफ के जवान अश्लील वीडियो बनाकर अपने कैंप के दोस्तों के साथ शेयर करता था। इसका विरोध करने पर ही उसने धारदार हथियार से उसके परिजनों को घायल कर दिया। इससे प्रेमिका सहित प्रेमिका के परिवार के 9 लोग घायल हो गए। वहीं गुमला के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि यह मामला पारिवारिक विवाद का है और मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सदर अस्पताल और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। इधर सदर अस्पताल में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण घायलों को इलाज करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो एक्चुअली मेरा है कि पुराना लोग का जो विवाद है, पहले शादी विवाह किया, फिर जो कि दोबारा जो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट शादी किया, यानी जबरदस्ती जो कर रहा है, इसके कारण इसके साथ नहीं रहता है। नौकरी पे जाता है, नौकरी पे जाके एक महीना में साप्ताहिक दिन भी नहीं रहता है या छुट्टी लेके आता है और घर में आके मान लेने का धमकी देता है, मेरे साथ में शादी करो, नहीं करने के बाद उसको जान से मारने का धमकी देने का यही बात करता है। 7 लोग इंडियन हैं, कॉन्टेक्ट कर दिया गया है, 4 को रिफर कर दिया गया है। पेशेंट की हालत सर क्या हो रही है? 3 की हालत नाजुक है। 3 की हालत नाजुक है और पति पत्नी का झगड़ा था, जो यहाँ ढुकू पड़ता है, ढुकू के नाम पे 5 साल से रहती थी। उसी पति पत्नी के झगड़ा को सलटाने के लिए दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे और उसी में विवाद हो गया। इसी में जो लड़का पक्ष जो कि जॉब में भी है, उसके द्वारा कुछ आदमी को मार के घायल कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के